वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। सो हम ये गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश की सीरीज कर रहे हैं अपनी। ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश के बहुत ही गोल्डन कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आइए इस सीरीज में बढ़ते हुए हमने 20 रूल्स अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज पढ़ते हैं रूल नंबर 21 से। ठीक है, देखते हैं रोल नंबर 21 क्या कहता है। और उससे पहले बोलना चाहूंगा भाई, जो भी भाई चैनल पर नया है भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा, जिससे इनके पास भी ये गोल्डन रूल्स और सीरीज इंग्लिश की पहुंच सके। ठीक है, और उनकी भी मदद हो सके एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं हमारे रूल नंबर 21 के साथ। तो देखिए रूल नंबर 21 हमारा क्या कहता है। एक वर्ड होता है सेल्डम। सेल्डम एक ग्रामेटिकल वर्ड है जिसका यूज किया जाता है बहुत रेयर चांसेस के लिए, जहां पे बात बहुत कभी कभी की बात हो रही हो। ठीक है, सेल्डम दैट मीन्स कभी कभी। अब इसका यूज हमें सेंटेंस में ग्रामेटिकली करना कैसे है कि जिससे कि हमारा सेंटेंस का मीनिंग जो है वो एकदम सही बैठे और जो ग्रामर हम लगाना चाह रहे हैं वहां पर वो भी हमारी सटीक हो। तो देखते हैं कैसे। टेक फॉर एन एग्जांपल कि सेल्डम और नेवर ही कम्स टू माय हाउस। इसका मीनिंग इसमें सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि एक तो वो कभी, या तो वो कभी कभी घर आता है या आता ही नहीं है। तो सेल्डम और नेवर ही कम्स टू माय हाउस। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेल्डम और एवर ही कम्स टू माय हाउस। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। देखिए सेल्डम के साथ जब आप या तो अगर नेवर लगाना चाह रहे हैं तो सेल्डम और नेवर का यूज होगा। लेकिन अगर सेल्डम के साथ एवर का यूज करना है तो आप और का यूज नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एवर भी लगाना है सेंटेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा सेल्डम इफ एवर, कि या तो कभी कभी और अगर आता है तो इफ एवर ही कम्स टू माय हाउस। ठीक है, कुछ खास नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था इस रोल में। लेकिन हाँ ये है कि कभी अगर ये वर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि रूल कहता क्या है, क्योंकि आपसे वो लिख के दे देगा कि सेल्डम और एवर ही कम्स टू माय हाउस। सुनने में अच्छा लगता है, मीनिंग भी सही बैठ रहा है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर एवर का यूज करेंगे तो सेल्डम इफ एवर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये छोटा सा रूल था, इसको नोट डाउन करिए एक बार। पढ़ते हैं देन हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 22।
नंबर 21 आप सभी ने पढ़ लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 22। ये क्या कहता है? ये एक सुपरलेटिव से रिलेटेड रूल है हमारा। सुपरलेटिव डिग्री से में ये रूल हमारा रिलेट करता है। ये दो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी और मच, बहुत कॉमन है, देखने को मिलते रहेंगे आपको सेंटेंसेस में। सो देखते हैं वेरी और मच का जब सुपरलेटिव के साथ यूज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस रूल में। सो इसको एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको रूल समझाता हूँ। मान लीजिए सेंटेंस में बोलता है आपसे कि he is the very best student of our coaching। क्या कहना चाह रहा है इसमें हमसे सेंटेंस में? कि वो हमारी कोचिंग का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। सो आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, बेस्ट भाई बेस्ट एक ही है, ठीक है, द बेस्ट। अब ये एक रूल आपने बहुत सभी ने कॉमन, अभी मैंने और मेन सुपरलेटिव्स के बारे में आपको बताया नहीं इतना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना सुपरलेटिव्स के से पहले हमेशा दा का यूज जरूर होता है, ठीक है, दा का यूज जरूर होता है। लेकिन अब जब वेरी और मच के केस में दा को हम लगाएंगे कहाँ एग्जैक्टली? सो जो हमारा वेरी, अगर सेंटेंस में वेरी आ रहा है और हमें सुपरलेटिव भी बनाना है सेंटेंस को, सो हमें दा का यूज वेरी से पहले करना पड़ेगा, ठीक है। ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कोचिंग। लेकिन अगर वही सेंटेंस में मच हो जाता, फिर मच का भी सेंस सेम ही होगा क्वेश्चन में, लेकिन आप लिख देते कि ही इज द मच बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कोचिंग, कि वो हमारी कोचिंग का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। इसका भी सेंस सेम ही है, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया ग्रामेटिकली। क्यों? क्योंकि ये जो मच है, अगर इसके साथ सुपरलेटिव वर्ड का यूज हो रहा है, सो हमें दा का यूज मच के बाद करना पड़ेगा। यानी कि हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कोचिंग, कि वो हमारी कोचिंग का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल था, नोट डाउन कर लेना सभी। पढ़ते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 23। देखिए क्या कहता है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? आइए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 23। देखिए रूल नंबर 23 हमारा क्या कहता है? ये भी एक वर्ड है, आपने देखा होगा, इनफ। इनफ वर्ड जो है ये हमारा दो पार्ट ऑफ स्पीच का एज ए टू पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया जा सकता है। एज एन एडजेक्टिव भी इसको यूज किया जा सकता है सेंटेंसेस में, और एज एन एडवर्ब भी हम इसको यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। लेकिन ध्यान रखना कि कहाँ पे इसको एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया, कहाँ पर एज ए एडवर्ब यूज किया गया, और क्या उसका रूल है यूज करने का। देखिए एक सेंटेंस की हेल्प से इसको हम समझते हैं। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि श्याम हैज इनफ फूड टू ईट, कि श्याम के पास पर्याप्त खाना है खाने के लिए। श्याम हैज इनफ फूड टू ईट। सो यहाँ पे इनफ का यूज किया हमने कैसे? एज एन एडजेक्टिव, कि कैसा फूड? इनफ फूड है भाई। सो यहाँ पर ये एज अ एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। तो जहां पर भी इनफ को नाउन से पहले यूज किया जाए, सो वहां पर हमारा इनफ एज एन एडजेक्टिव कंसिडर होगा। लेकिन अगर वहीं पे इनफ को हमारा एडजेक्टिव के बाद अगर यूज किया जा रहा है कहीं पे, तो वो हमारा इनफ वहां पर एज अ एडवर्ब कंसिडर होगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल कि श्याम
इज स्मार्ट इनफ, कि श्याम काफी स्मार्ट है। सो स्मार्ट तो उसका एडजेक्टिव हो गई। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन प्रोनाउंस के बारे में उनकी क्वालिटीज वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं, दैट आर नोन एज एडजेक्टिव्स, कि जो हमारे नाउन और प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। और जो एडजेक्टिव्स के बारे में बताते हैं दैट आर एडवर्ब्स। सो स्मार्ट है लेकिन कैसा? इनफ, कि स्मार्ट इनफ। सो नाउ यहाँ पर जो इनफ वर्ड है हमारा एज एन एडवर्ब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? बस छोटी सी, बहुत छोटा सा पॉइंट है समझने के लिए, कि जहां पर भी अगर इसको नाउन से पहले यूज किया जा रहा है हमारा, तो वहां पर एनफ जो है हमारा एज एन एडजेक्टिव कंसिडर होगा। वहीं अगर हमारा इसको एडजेक्टिव के बाद हम यूज कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज एडवर्ब। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक सा रूल था हमारा, रूल नंबर 23। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि इनफ वर्ड को हम एज अ टू पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी और एज एन एडवर्ब भी। लेकिन एज एन एडजेक्टिव कहाँ यूज होगा और एज एन एडवर्ब कहाँ यूज होगा? जब भी हमारा इनफ का यूज नाउन से पहले हम करेंगे। फूड हमारा यहाँ पर नाउन है, सो ये हमारा एडजेक्टिव कंसिडर हो गया। सो श्याम हैज इनफ फूड टू ईट। वहीं हमारा अगर ये एडजेक्टिव के बाद अगर हमने इसको यूज किया, सो अब इनफ हमारा एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो क्या होता है एडजेक्टिव्स? आप सभी को पता ही होगा, बताया ना मैंने, कि दोज वर्ड्स, दोज नाउन्स, नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में जो विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और जो एडजेक्टिव्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करते हैं दैट आर कॉल्ड एज एडवर्ब्स। डेफिनेशन कुछ नहीं होता, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नोट डाउन कर लेंगे एक बार आप सभी रूल नंबर 23 को। इसके बाद पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 24। सो आइए बच्चों पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 24। देखते हैं रूल नंबर 24 हमारा क्या कहता है। कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि टर्म, रिगार्ड, डिफाइन। ठीक है, और यहीं पे कुछ हमारे दो वर्ड्स हैं स्पेशल वर्ड्स, आप इनको नोट कर लीजिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं हर जगह, यहाँ पर भी हैं, ग्रामर में भी है, ऐसी बात नहीं है। सो दो वर्ड्स हैं हमारे, इलेक्ट और अपॉइंट। ये रूल ही बेसिकली हमारा इन दो वर्ड्स के लिए है। ये तो मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इन तीन वर्ड्स को भी लिया, बाकी इससे इनके तो और भी वर्ड्स हैं इससे अलग। ठीक है, अब जहां पर इनका एक कंपेयर करेंगे हम सेंटेंस में, कि किसी को, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कि हम बोल रहे हैं कि बायोलॉजी इज डिफाइंड एज, हमने कंपेयर किया कि बायोलॉजी, कंपेयर नहीं, हमने यहां पर बताया कि बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। हमने नरेट किया सेंटेंस को कि बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। सो डिफाइंड के बाद हमने एज यूज किया, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एनीथिंग, टेक एन एग्जांपल कि ओबामा was elected as the president, कि ओबामा को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था ऑफ यूएसए। ओबामा वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सभी बोलेंगे ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लग भी रहा है, हाँ करेक्ट है। अभी मैंने ये बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद इलेक्टेड बना दिया, उसको पास्ट की बात हो रही है। सो ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कि इलेक्टेड किया गया कैसे? एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए का प्रेसिडेंट। ये करेक्ट लगेगा आपको, बट नो, दिस इज इनकरेक्ट। ये एक्सेप्शन केस मैंने इसीलिए बताया कि इलेक्ट और अपॉइंट, ये दो वर्ड हमारे ऐसे हैं कि जिनके बाद हम एज का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इलेक्ट हो चाहे अपॉइंट हो, मान लीजिए हम लिख देते हैं कि अमित शाह is appointed
एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कि अमित शाह को इंडिया का होम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। अगेन इलेक्ट और अपॉइंट स्पेशल केस, अपॉइंट हो चाहे इलेक्ट हो, इनके बाद एज का यूज नहीं करेंगे। इनकरेक्ट। हम सिंपली इन सेंटेंस को फिर कैसे लिखेंगे, बस सिंपल कि ओबामा वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमित शाह इज अपॉइंटेड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपली बस करेक्ट होगा हमारा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको आप ध्यान रखिए। बाकी ये जो भी वर्ड्स हैं, टर्म, रिगार्ड, डिफाइन, इनके बाद आप एज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट होगा। लेकिन इन दो वर्ड्स को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, कहीं भी सेंटेंस में यूज होता है, आपसे एरर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। ये दो वर्ड्स बिल्कुल माइंड क्लियर बना लेना अपना, इनके बाद एज का यूज नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली आपने सेंटेंस को कंटिन्यू रखेंगे विदाउट एज। ठीक है, सो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 25। देखते हैं रूल नंबर 25 क्या कहता है। सो आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 25। देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 25 क्या कहता है। ये रूल एक और हमारी स्पेशल वर्ड है बहुत, ऑल्दो। इसके बारे में कि ऑल्दो को कैसे यूज करना है, इसके बाद क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। सो ध्यान रखना, ऑल्दो के साथ सेंटेंस में हम हमेशा येट का यूज करेंगे। ऑल्दो येट एक कॉम्बिनेशन, जैसे इधर और नेदर नॉर, ऐसे ही ऑल्दो के साथ येट का यूज करेंगे। कहीं कहीं आपको सेंटेंस में ऑल्दो के साथ बट दिखा मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्दो का मतलब हिंदी में होता है यद्यपि, हालांकि, बट इसके साथ बट का सेंस कभी नहीं बनता। ठीक है, मैं एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूं आपको। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ऑल्दो ही इज रिच, कि हालांकि वो रिच है, बट ही थिंक्स ट्वाइस बिफोर परचेजिंग। कि हालांकि वो रिच है, लेकिन वो कुछ भी खरीदने से पहले दो बार सोचता है। ही थिंक्स ट्वाइस। यहाँ पर बट का यूज हम नहीं करेंगे, बताया अभी, इंपॉर्टेंट रूल है। तो दिस सेंटेंस इज अवर इनकरेक्ट, बट का यूज नहीं करेंगे। तो फिर इसको आप करेक्ट कैसे बनाएंगे कि ऑल्दो ही इज रिच, yet he thinks twice। ठीक है, बिफोर परचेजिंग। सो अब हमारा सेंटेंस ही एकदम करेक्ट होगा। सो ऑल्दो के साथ ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा सेंटेंस में येट का ही यूज होगा। ये अब हमारा करेक्ट है। ऑल्दो के साथ बट का यूज कभी नहीं करेंगे गलती से भी। कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में आता है ना, कभी कभी फिल अप द ब्लैंक्स के लिए भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑल्दो के साथ हमेशा येट का ही यूज होगा, बट का यूज नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, बच्चों को ब्लफ कर देता है एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन देके। आप पढ़ लेते हैं एक ही लाइन में, आपको लगता है ठीक है कोई एरर है ही नहीं, स्किप करो इसको। ठीक है, बट ये एरर का क्वेश्चन है, बट अगर आ गया तो वहां पर हमारा एरर है। इसके साथ येट का यूज करेंगे। ठीक है, सो आज के भी हमने बच्चों ये अपने 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हमने हमारे पढ़ लिए। ठीक है, गोल्डन रूल्स की सीरीज को हम अपने डेली 5 रूल्स करके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही करते करते ये हमारे 100+ रूल्स हैं। ठीक है, और ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने सीरियल जैसे एग्जाम को 2 बार क्रैक किया है। और इंग्लिश को अगर मैथ दिया जाए ना, तो इतने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। आप अगर इन्हीं रूल्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बिलीव मी। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। ठीक है, उनके पास भी ये कंटेंट पहुंचा दो यार, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं फिर आपके आज के हमारे नेक्स्ट वोकैब वर्ड्स। ठीक है, वोकैबलरी नोट डाउन कर लेना एक बार इसको, रूल नंबर 25 को। फिर पढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार।
तो आइए बच्चों पढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट हमारे वोकैब वर्ड्स। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट वोकैब्स हम कवर करेंगे हमारे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा यूलोजी। यूलोजी वर्ड का मीनिंग होता है कि किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना, कुछ स्पीच देना। ठीक है, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना, जो किसी के बारे में कुछ लिखी हुई अच्छी बात। ठीक है, समझ रहे हैं, उस सेंस में हम यूलोजी वर्ड का मीनिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट वर्ड का मीनिंग होता है पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज को टालना। दैट इज नोन एज प्रोक्रास्टिनेट, टालना यानी कि पोस्टपोन। ठीक है, सिनोनियम हो गया इसका। ठीक है, अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब किसी चीज को किसी में से निकालना, बाहर निकाल देना। एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना, बाहर निकालना। इन द सेंस यूज करेंगे हम। ठीक है, एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम समवन, किसी चीज से कुछ बाहर निकालना, उस सेंस में एक्सक्लूड वर्ड का। जेनिथ वर्ड यूज होता है द टॉप मोस्ट पॉइंट। कहीं भी अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात होती है, दैट इज नोन एज जेनिथ। कि द माउंट एवरेस्ट इज द जेनिथ पॉइंट ऑफ द लैंड ऑन अर्थ। कि लैंड जितनी भी आता है उसपे माउंट एवरेस्ट जो पॉइंट है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो जेनिथ द टॉप मोस्ट पॉइंट। नादिर इज द टॉप बिलो पॉइंट, सो सबसे नीचे वाला पॉइंट, बिलो पॉइंट। सो ये वर्ड एक दूसरे के एंटोनियम्स हो गए। ठीक है, एंटोनियम्स, लोएस्ट पॉइंट एंड द टॉप मोस्ट पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड इज मिलियो। सो मिलियो का मीनिंग क्या होता है कि अ पर्सन्स सोशल इन्वायरमेंट, कि किसी की परिस्थिति कैसी है, वहां हम उस सेंस में हम मिलियो का यूज करते हैं। अ पर्सन सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली परिस्थितियों के लिए यूज होता है। ठीक है, बीस्टो, बीस्टो, BESTO, मैं काफी बार बोल चुका हूँ, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दिए कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोनाउंसिएशन। पूछा जाता है सेंटेंस क्वेश्चन एग्जाम में आपसे। ठीक है, कि फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइंड द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो BESTOW, बीस्टो मतलब सो प्रोवाइड समथिंग, किसी को दान करना, प्रोवाइड समथिंग टू समवन। ठीक है, दान करना, प्रदान करना, उस सेंस में हम बीस्टो वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अबेटिंग एंड उससे नेक्स्ट है हमारा इनवाइग्रेट। अब ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग जो है एक्चुअल में ये सिनोनिम्स हैं, बट इनमें डिफरेंस है। कि एबेटिंग वर्ड जो है ये हम नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे, पॉजिटिव में। लेकिन इसका मीनिंग है क्या? एबेटिंग का मतलब कि किसी को उकसाना, प्रोवोक समवन। मैं आपको साथ के साथ सिनोनिम्स भी बताता रहता हूँ, उनको नोट डाउन जरूर करा दीजिए। ठीक है, एबेटिंग का मतलब उकसाना, प्रोवोक। और इनवर्गरेट का मतलब किसी को बढ़ावा देना। किसी को फील, मेक समवन फील एनर्जेटिक। ठीक है, मेक समवन फील एनर्जेटिक। और लास्ट वर्ड है हमारा आज का फॉरफेट, FORFEIT। फॉरफेट का मतलब किसी चीज का जुर्माना भरना, दंड देना। सो फॉरफेट, जुर्माना, दंड। ठीक है, पनिश, ये इसके सिनोनिम्स होगा। ठीक है, सो 10 इंपॉर्टेंट वो क्या वर्ड्स थे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स को तो स्टार मार्क कर लेना, जैसे प्रोक्रास्टिनेट पूछा ही जाता है एग्जाम में, जेनिथ और नादिर। ये हालांकि मैं जो कराता हूँ वो सारे वर्ड से इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार मार्क कराना गलती है, मैं आपको सच बता दूं। ये सारे वही मैंने अपने नोट्स में वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं जो सिर्फ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इन वर्ड्स को आप उठा लेंगे ना, ये आपको SSC CGL जैसे एग्जाम में, या SSC का कोई भी एग्जाम उठा लो, ये कभी ना कभी आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं।
इधर उधर का इतनी मोटी मोटी बुक्स ना पढ़ के अगर आप इन vocabs को जो मैं करा रहा हूँ ना आपको 10 भी रोज पढ़ेंगे तो बहुत 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 हेल्प होगी आपकी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बतानी थी, तो एक दो एडियम्स में हम बीच बीच में कर लिया करेंगे। अभी एक कल 10th क्लास के एक बच्चे ने मेरे से एक इडियम पूछा था। वो मेरे से बोल रहा था कि भैया आज मेरे को क्लास में एक टीचर ने बोला कि यू आर वेस्ट ऑफ स्पेस। सो उसने पूछा कि, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ स्पेस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। वेस्ट ऑफ स्पेस किसी को बोलते थे कि यार तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है। सो किसी काम का ना होना, ऑफ नो यूज, ठीक है। तो किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली पर्सन को ही बोला जाता है ये सेंटेंस, ठीक है। सो यू आर वेस्ट ऑफ स्पेस मतलब ऑफ नो यूज, आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैं इडियम्स फ्रेजेस भी करा दूंगा आपको अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास में हमारा इतना ही, 5 हमने हमने इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स करे, ठीक है। 10 वोकैब वर्ड्स करे, ये इतने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अभी आप एग्जाम देंगे ना तब आपको समझ में आएगा, जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है। सो इनको नोट डाउन जरूर कीजिए अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, दोस्तों तक भी शेयर करो, उनके पास भी अच्छा कंटेंट पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।